अभी हमने पढ़ा था सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। अभी कंसिडर दो इक्वेशन, आप कोई भी दो इक्वेशन आप कंसिडर कीजिए। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन शुड बी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। आई होप यू गॉट इट। नाउ से प्लीज, अभी कैसा है, एक वेव मान लो इक्वेशन है a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, दूसरा a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। पहले इक्वेशन के अंदर एम्पलीट्यूड इज a1 एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, दैट इज ओमेगा एंड t इज द टाइम। इन सेकंड इक्वेशन एम्पलीट्यूड इज a2, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड द इनिशियल फेज इज 5। दोनों में फेज डिफरेंस कितना दिया है, 5 is the initial phase, 5 is the initial phase and difference between them is 5 only, difference between them is 5 only। तो आपके पास दो इक्वेशंस है y1 and y2, you have two equations y1 and y2। तो by principle of superposition of wave, resultant displacement y is equal to y1 plus y2, y1 plus y2। is that clear now? तो y की जगह पे देखिए, अभी थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस y2 की जगह पे a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। आई होप यू गॉट इट। इसके बाद देखिए y1 का वैल्यू a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस व्हाट इज साइन ऑफ a प्लस b, साइन ऑफ a प्लस b इज साइन a cos b प्लस cos a साइन b। व्हाट इज साइन ऑफ a प्लस b, साइन a cos b प्लस cos a sin b। therefore a2 आपने मल्टीप्लाई किया पूरे को, दोनों टर्म्स को, तो a2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, साइन ओमेगा t cos 5 प्लस cos ओमेगा t sin 5, और a2 दोनों में है तो उसको हमने दोनों पे मल्टीप्लाई कर दिया। आर यू गेटिंग मी? पक्का? मतलब ये जो पार्ट था ना साइन ऑफ a प्लस b, उसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। सो a2 दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5 मतलब साइन a cos b प्लस cos a sin b। इज दैट क्लियर? अब इंपॉर्टेंट थिंग प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम क्या करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट इन दिस केस a y इक्वल टू, अभी देखो इसमें साइन ओमेगा t है और इसमें भी साइन ओमेगा t है, तो हम क्या करेंगे, जब दोनों में साइन ओमेगा t है, इसमें भी और इसमें भी, तो क्या करते हैं हम लोग इसमें साइन ओमेगा t लेते हैं कॉमन। तो जब आपने कॉमन ले लिया तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए किसी क्या बचेगा a1 प्लस यहाँ क्या बचेगा a2 cos 5, क्या बचेगा a2 cos 5। आई होप यू गॉट इट। प्लस ये आपने ले साइन ओमेगा टी कॉमन, प्लस इसके अंदर ये अकेले एक ही टर्म था, कौन सा, a2 cos ओमेगा टी इंटू साइन 5। आई होप यू गॉट इट। यहाँ पे एक ही टर्म था, कौन सा, a2 cos ओमेगा टी इंटू साइन 5, दिस ओनली वन टर्म। आई होप यू गॉट इट। कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए, ये हमारे पास दो टर्म्स होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। अभी इसमें ध्यान दीजिए, ये साइन ओमेगा टी है तो यहाँ पे दो टर्म्स है, पहला पार्ट एम्पलीट्यूड और दूसरा कोसाइन फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, दीज टू टर्म्स आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू टर्म। देखो याद करो, हम लोगों ने सेम थिंग ऑसिलेशन चैप्टर में भी पढ़ा था। आई रिपीट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, हमने वहां पे भी सेम थिंग पढ़ा था कि a1 plus a2 cos 5 will be replaced by a cos theta, where theta is called as resultant initial phase। theta is called as resultant initial phase। I hope you got it। तो क्या मतलब हुआ कि ये आपका a1 plus a2 cos 5 is replaced by a cos theta। Similarly यहाँ पे a2 sin 5 will be replaced by a sin theta। a2 sin 5 is replaced by a sin theta, जैसे हम लोग ने ऑसिलेशन चैप्टर में किया था। अभी हमारे पास दो इक्वेशन हुआ, अब ये दोनों इक्वेशन आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो, इसका नाम क्या था, a cos theta, तो a cos theta into sin omega t। आर यू गेटिंग मी? तो हमारे पास क्या था, a cos theta into sin omega t। ये हम लोग ने साइन लिखना भूल गए थे, तो लिख दिया यहाँ पे sin omega t, ये sin omega t प्लस a2 cos ओमेगा t की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a sin थीटा, a sin थीटा इंटू cos ओमेगा t। आई होप यू गॉट इट। अब ध्यान दीजिए, अब मेरे पास दोनों में a ले लो आप कॉमन, sin a cos b प्लस cos a sin b। क्या इसका ये किसका फॉर्मूला है, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये किसका फॉर्मूला है, sin ऑफ a प्लस b।
and therefore new formula will be sine of omega t plus theta. So a into sine of omega t plus theta. ये आपको फॉर्मूला मिल गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. किसका फॉर्मूला ये? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. अब देखो हम लोगों ने दो चीज अज्यूम की थी. कौन सा? a1 plus a2 cos phi equal to a cos theta and a2 sin phi equal to a sin theta. अब आपको एक्चुअली a का वैल्यू चाहिए मुझे. किसका वैल्यू चाहिए? a, because a will depend upon a1 and a2. So a is nothing but what? Resultant amplitude. What's the a? Resultant amplitude. What's the theta? Resultant initial phase. What's the theta? Resultant initial phase. I hope you got it. पक्का? कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए. Look at equation number 3 and 4. अब मुझे बताओ आप 3 और 4 में क्या करेंगे कि आपको a मिलेगा लेकिन थीटा नहीं मिलेगा. आपको a मिल सकता है लेकिन थीटा नहीं मिलेगा. तुम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग. क्या करेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग. तो आप पहले इसको स्क्वायर करो. a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मतलब a cos थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 plus a2 cos phi द होल स्क्वायर. आपने स्क्वायर कर लिया तो यहाँ पे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू a प्लस b द होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a1 a2 cos ऑफ थीटा. तो ये अपने इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर हो गया. a cos थीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर a प्लस b द होल स्क्वायर. a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर. व्हाट्स a2? a2 स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a1 a2 मतलब 2a1 a2 इनटू cos थीटा. आई होप यू गॉट इट. ये था आपका इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायरिंग. अब करेंगे इक्वेशन 4 का स्क्वायरिंग. सो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi. ये आपको मिल गया. a2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर phi. अब आप इन तीनों को थर्ड और फोर्थ को आप ऐड कर दो. थर्ड और फोर्थ को आप ऐड कर दो. Adding 5 and 6. Adding 5 and 6. So we have a2 square cos square theta plus a square sin square theta. I repeat, इसमें a square sin square theta और पहले वाले में a square cos square theta था. हम लोग a square कॉमन ले लिया तो cos square theta पहले वाला प्लस sin square theta इक्वल टू पहले वाले में क्या था? a1 square plus a2 square cos square phi plus a2 square sin square phi ये वाला प्लस 2a1 a2 cos phi. हमने दोनों को आप ऐड कर दीजिए. सो वी हैव a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi प्लस 2a1 a2 cos phi. इज दैट क्लियर? अब इंपॉर्टेंट थिंग, अब जरा ध्यान दीजिए. ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे भी अगर आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi, अगर आपने कॉमन ले लिया यहाँ पे तो दिस विल बी इक्वल टू 1. तो यहाँ क्या बच गया? a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपने a2 स्क्वायर लिया कॉमन बिकॉज ये 1 हो जाएगा प्लस 2a1 a2 इंटू cos phi. आई होप यू गॉट इट. इसके बाद में ध्यान दीजिए अभी आपको ये a स्क्वायर था देन व्हाट विल बी a टेकिंग स्क्वायर रूट. हेंस वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस ये हमने पहले लिख लिया 2a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर. ये आपको मिल गया a मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. आई होप गॉट इट. समटाइम वी इवन डिनोट बाय r आल्सो. तो एक्चुअली मैक्सिमम बाकी चैप्टर्स में हम लोग r भी लिखते हैं तो आप r लिखेंगे तो भी कोई रॉन्ग नहीं है. रिमेंबर यू कैन राइट a यू कैन राइट r दोनों चलेगा. सो a का वैल्यू कितना? रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर. आई होप यू गॉट इट. ये चीज आप याद रखना. रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर. देखो ये हम लोग ने स्केलर्स एंड वेक्टर्स में पढ़ा था, ये हम लोग ने ऑसिलेशन में पढ़ा था और वापस हम लोग वेव्स में सेम फॉर्मूला इज यूज्ड एंड अगेन सी द अगेन सेम केसेस. सो केस 1 व्हेन वेव्स आर इन सेम फेज मतलब phi विल बी 0. अगर phi 0 है तो cos phi 1 बिकॉज cos 0 इज 1. तो ये 1 हो गया पूरा. अगर ये पूरा 1 हुआ तो क्या बचेगा पीछे? रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर. सो वी हैव a इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर. दिस विल बी a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर.
स्क्वायर रूट ऑफ ये a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल, क्या बचेगा a1 प्लस a2, सो a इक्वल टू a1 प्लस a2। तो याद करो, अगर वेव्स आर इन द सेम फेज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी एडेड। याद करो, हमने वेक्टर्स में पढ़ा था, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन they will be added। Second case, when waves are in opposite phase, मतलब phase difference is 5, so cos pi will be -1, तो यहाँ पे आप -1 लिख देंगे, तो -1 into this प्लस, तो ये हो गया माइनस, तो रूट ऑफ a1 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है a1 minus a2 the whole square, तो root of a1 minus a2 the whole square। अब square and root will get cancel, so r equal to a1 minus a2, r equal to a1 minus a2। I hope you got it। Now see, intensity, हम लोग डिस्कस किया था कि intensity of sound is directly proportional to square of amplitude, so you can see I proportional to a square। अगर सेम फेज में रहेगा तो phi will be 0 and therefore I will be maximum। opposite phase में I will be minimum because they are in opposite phase, it is phase difference is pi। अगर same phase है तो phi will be 0, hence it is called as constructive interference। intensity will be maximum। I max का फॉर्मूला क्या रहेगा a1 plus a2 the whole square। अभी हमें पढ़ा था ऑपोजिट फेज में is a1 minus a2, so will be a1 intensity is directly proportional to square of amplitude, so a1 minus a2 the whole square। ये आपको दो फॉर्मूले याद रखना है। वैसे डेरिवेशन आपको सिलेबस में नहीं है, you don't have to do, लेकिन फॉर्मूला is very important। intensity is directly proportional to square of amplitude। I hope you got it। कोई डाउट इसके अंदर? Now say please, what do you mean by stationary wave? अब हम उसको आगे बात चलते हैं। हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है। There are two simple harmonic progressive wave having same amplitude, frequency and speed। Don't say velocity because velocity में अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो they won't be equal velocities because velocity depends upon direction। velocity depends upon डायरेक्शन, तो क्या बोलेंगे स्पीड। तो हमारे पास दो एक वेव इस तरफ जा रहा है और दूसरा वेव वापस उल्टा आ रहा है। कैन यू सी, एक वेव कैन यू सी दिस विद द हेल्प ऑफ दिस कंटीन्यूअस लाइन और दूसरा वाला विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। तो हमारे पास दो वेव्स है, हमारे पास में दो वेव्स है। तो व्हेन टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ट्रेवल अलोंग ए पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन and interfere, then due to interference the resultant wave obtained is called as stationary wave। I repeat, when two simple harmonic progressive wave having same amplitude, frequency and speed travel along a path in opposite direction, एक यहाँ से आ रहा है एक यहाँ से आ रहा है, travel along a path in opposite direction and interfere, then due to interference the resultant wave obtained is called as stationary wave। I hope you got it। Okay, अब याद रखना कि ये जो actually generally stationary wave is expressed in terms of loops, in the form of loops। The points of zero displacements are called as nodes, and points of maximum displacements are called as antinodes। तो देखो ये वाला जो पार्ट इसका नाम है एंटीनोड है और ये वाले जो मिडल वाले पार्ट उनका नाम है नोड। The points of zero displacements are called as nodes and points of maximum displacements are called as antinodes। I hope you got it। You can see nodes and antinodes are formed alternately। एक बार node फिर antinode, node antinode। So nodes and antinodes are formed alternately। Actually there are two types of stationary wave। एक का नाम है transverse stationary wave, एक का नाम है longitudinal stationary wave। ट्रांसवर्स किसमें होता है? स्ट्रिंग के अंदर। आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, आपने उसको दोनों तरफ से बांध दिया और दोनों तरफ बांध के उसको आप प्लग करो, वाइब्रेट करो। तो क्या होगा,
द स्ट्रिंग विल वाइब्रेट। अच्छा, एक अंदर की बात ये है, अगर आपने स्ट्रिंग को मिडिल से प्लग किया तो एक लूप फॉर्म होगा, ओनली वन लूप इज फॉर्म्ड। अगर आपने स्ट्रिंग को 1/4 से प्लग किया, आई रिपीट 1/4 से प्लग किया, then 2 loops are formed. Then 2 loops are formed. I hope you got it. I repeat, when string is plugged at the middle, then only one loop is formed. When string is plugged at 1/4, middle का आधा, then 2 loops are formed. Is that clear? ये है आपका ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। यहाँ पे एंड पॉइंट्स फ्री है, यहाँ पे एंड पॉइंट्स फिक्स है। यहाँ पे एंड पॉइंट पे आपको एंटी नोड मिलता है, यहाँ पे एंड पॉइंट पे आपको नोड मिलता है, क्योंकि फिक्स है। जब फिक्स होगा तो कहीं मूव नहीं कर पाएंगे, और जब कहीं पे भी मूव नहीं कर पाएंगे तो याद रखो क्या होगा कि these two will have the जब मूव नहीं कर पाएंगे तो there will be a node, क्योंकि वहाँ मूव करने की चांस ही नहीं है, तो हमेशा नोड फॉर्म होगा। यहाँ पे कैसे है, पार्टिकल्स आर फ्री टू ऑसिलेट, जैसे यहाँ पे हमेशा आपको एंड नोड मिलेगा। तो याद रखो ट्रांसवर्स वेव के अंदर एंड पॉइंट पे आपको नोड मिलेगा और लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपको एंड पॉइंट्स पे हमेशा एंटी नोड मिलेगा। क्या मिलेगा? एंटी नोड। व्हाट्स अ नोड? The points of zero displacements is called as node, and what's antinode? The points of maximum displacements are called as antinodes. The points of maximum displacements are called as antinodes. अच्छा, आपको ये बात याद रखना है, distance between the two successive nodes is lambda by 2. Distance between two successive nodes is lambda by 2. Similarly, the distance between two successive antinodes is lambda by 2. दो एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस भी lambda by 2. आई होप यू गॉट इट। इसमें क्या होता है, जैसे आपने दो वायर लिया, इसको आपने प्लग किया, तो जब प्लग करेंगे तो दो एंड पॉइंट के बीच में वायर चलता रहेगा ना, आई मीन वो एनर्जी चलता रहेगा, एनर्जी इनके बाद में नहीं जा सकता, एंड देयरफॉर एनर्जी रिमेन्स लोकलाइज्ड। एनर्जी रिमेन्स लोकलाइज्ड मतलब एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, आई मीन बियॉन्ड दीज टू पॉइंट, एंड देयरफॉर इन दिस केस this stationary wave is also named as standing wave, called as standing wave, क्योंकि energy cannot be transferred, energy cannot be transferred from ये जो लूप है इसके बाद में एनर्जी नहीं चल सकता, केवल ये दो लूप के बीच में देगा, and therefore since energy cannot be transferred and therefore it is also named as standing wave, called as standing wave. I hope you got it. अब आपको चीज में I want to explain कि why the distance between them is lambda by 2. ध्यान दीजिए, ये मेरे पास में एक वेव है, वन क्रस्ट वन ट्रफ। वन क्रस्ट वन ट्रफ कितना होता है? लैम्बडा। ये हो गया आपका लैम्बडा। आई होप यू गॉट इट। अब आपने उसको यहां से वेव वापस आके उल्टा गया तो आपका ये दो लूप्स फॉर्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ टू लूप्स इक्वल टू लैम्बडा। लेंथ ऑफ टू लूप्स मिलकर कितना हुआ? लैम्बडा। सो द लेंथ ऑफ वन लूप उसका था लैम्बडा बाई 2, तो इसका जो डिस्टेंस है इसका नाम लैम्बडा बाई 2 है। तो ये आधा हुआ मतलब लैम्बडा बाई 2 हुआ। तो ये पॉइंट का नाम क्या है? नोड। ये कौन है? नोड। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स इज लैम्बडा बाई 2। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज लैम्बडा बाई 2। इज दैट क्लियर? सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव एंटीनोड्स आल्सो विल बी लैम्बडा बाई 2। अच्छा, ये दो नोड है, इसका लैम्बडा बाई 2 हुआ। अब इसको भी आप आधा कर दो, तो जब इसको आप आधा करेंगे तो ये क्या था आपका? नोड। ये क्या आपका था? एंटी नोड। तो इसका आधा मतलब लैम्बडा बाई 4। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज लैम्बडा बाई 4। लैम्बडा बाई 4। तो आपको दो बातें याद रखनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स is lambda by 2. I repeat, the distance between the two successive nodes or two successive antinodes is lambda by 2, while the distance between a node and adjacent antinode is lambda by 4. The distance between a node and adjacent antinode is lambda by 4. आपको समझा? अच्छा, I want to say one important thing also. वो ये कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपने दो नोड्स था, ये दो नोड के बीच में आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि यहाँ पे एक लूप बनेगा। एक लूप कैसे बनेगा? मैंने कहा था ना, इफ यू प्लग एट द मिडल, अगर आप मिडल से प्लग करेंगे, तो एक लूप फॉर्म होगा। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? ऑल द पार्टिकल्स विल गो अप साइमल्टेनियसली।
all the particles will go up simultaneously. I mean to say, जब ये पार्टिकल जब मिडिल पे आएगा ना तो सब के सब पार्टिकल मिडिल पे आएंगे, मतलब all the particles cross the mean position simultaneously. आपको समझा? ऑब्वियसली ये जो पार्टिकल है वो मिडिल पे है ना, तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ये जो पार्टिकल इसके बाजू वाले सबसे कम करेगा, और नोड्स तो बिल्कुल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो फिक्स है, वो तो हिल नहीं सकते, तो नोड्स का तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा। लेकिन एक बात याद रखना कि सबके सब पार्टिकल्स मीन पोजीशन पे एक साथ नहीं आएंगे, जब ये मीन पे आएगा तो ये भी मीन पे आएगा, ये भी मीन पे आएगा, और जब सबके साथ एक्सट्रीम पे सबके साथ में जाएंगे, ये अलग बात है कि इसका एक्सट्रीम पोजीशन सबसे दूर है, इसका बाजू में, इसका बाजू में, इसका बाजू में, लेकिन सबके सब एक साथ में एक्सट्रीम पे जाएंगे, एक साथ में मीन पे जाएंगे, एक साथ में नीचे जाएंगे। तो ये बात रखना कि बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स all the particles are in the same phase, are in the same phase. Between the two successive particles, I repeat, between the two successive nodes, all the particles are in same phase, are in same phase. लेकिन अगर ये नोड है, इस तरफ पार्टिकल नीचे जा रहा है और इस तरफ पार्टिकल ऊपर जा रहा है, hence the particles on either sides of a node are in opposite direction. Particles on either sides of a node, मतलब ये नोड का इस तरफ का पार्टिकल नीचे जा रहा है और इस तरफ का पार्टिकल ऊपर जा रहा है। तो देखो ना, एक पार्टिकल नीचे जा रहा है और बाजू वाले के ऊपर जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री, मतलब दे आर इन ऑपोजिट फेज। मतलब ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, इस तरफ ये ऊपर जा रहा है, एंड देयरफॉर एंगल बिटवीन देम विल बी 180, हेंस वी कैन से दे आर इन ऑपोजिट फेज, दे आर इन ऑपोजिट फेज। तो वापस क्या बोलेंगे? Between the two successive nodes, all the particles are in same phase, are in the same phase. The particles on either sides of a node are in opposite phase. मतलब इस तरफ वाला नोड के अंदर जो पार्टिकल्स वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इस तरफ वाले पार्टिकल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, तभी तो दो लूप बनेंगे ना। अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रिंग था और इसको आपने मिडिल से प्लग किया तो क्या वो ये ऐसे जाएंगे, तो ये एक ही लूप हुआ। जब दो होता है ना, तो यहाँ के पार्टिकल ऊपर जाएंगे और यहाँ नीचे जाएंगे, तब जाके आपको दो लूप मिलेगा ऐसा। यहाँ के सब ऊपर जाएंगे और यहाँ के सब नीचे जाएंगे। इन दिस वे आपको ऐसा दो लूप्स मिलेगा। आपको समझा? अगर मिडिल में हुआ तो एक ऐसा हुआ, मतलब पूरा यहाँ एंड है तो ये एक ही लूप हुआ, सबके सब ऊपर सबके सब नीचे। लेकिन दो के बीच में आपने इधर से प्लग किया, कहां से? 1/4 से, तो एक लूप में पार्टिकल जाएंगे ऊपर और दूसरे जाएंगे नीचे, तब जाके आपको ऐसा दो लूप मिल जाएगा। I hope you got it. तो ये चीज आपको याद रखना है कि between the two successive nodes, all the particles are in same phase, while the particles on either sides of a node are in opposite phase. I hope you got it.